नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया अब धीरे धीरे स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। शरद पवार बौखलाए हुए तो हैं, लेकिन उनके बस में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब बार बार ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनता जवाब देगी। मतलब वो सिंबल, पार्टी सब कुछ हार चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब शक्ति प्रदर्शन चाचा भतीजे के बीच हुई तो 31 विधायक जो हैं वो अजीत पवार के खेमे में पहुंचे, 16 विधायक शरद पवार के खेमे में पहुंचे और 6 विधायक गायब रहे। लेकिन ये 6 विधायक गायब जो रहे हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम अपने विधानसभा में जाकर लोगों से राय लेकर ये तय करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है। लेकिन यह बात तो तय है कि वो तय करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो थोड़े से कंफ्यूज रहे कि अजीत पवार के साथ तो हैं, लेकिन एक दिन इंतजार कर लेते हैं। अगर शरद पवार के खेमे में ज्यादा विधायक हो गए, अजीत पवार जिस तरीके से पिछले बार फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम का शपथ लिए थे और फिर 80 घंटे में ही सरकार गिर गई थी, वैसा मामला तो नहीं है। इसी कंफ्यूजन में वो एक बहाना बना रहे हैं कि अपने विधानसभा में जाकर लोगों की राय लेंगे। लेकिन ये तय है कि वे 6 के 6 विधायक जो हैं वो अजीत पवार के साथ हैं। इसलिए शरद पवार बार बार कह रहे हैं कि सिंबल से कुछ नहीं होता, पार्टी से कुछ नहीं होता, बल्कि जनता जवाब देगी। इतने सालों से जो हम राजनीति कर रहे हैं महाराष्ट्र की, उसमें हमने ही एक एक विधायक बनाए, एक एक सांसद बनाए हैं और अब फिर से नई पार्टी भी खड़ी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग का फैसला लगभग तय हो चुका है कि पार्टी का सिंबल और पार्टी के पूरी जो व्यवस्था है, यानी कि पार्टी ऑफिस से लेकर फंड तक सबके ऊपर अजीत पवार का कब्जा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो एक नया ड्रामा शुरू हुआ है उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से, एनसीपी के शरद पवार गुट की तरफ से, कि अब महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आने वाला है। एकनाथ शिंदे को सीएम के पद से हटाया जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला भी है। और दूसरी तरफ जब से अजीत पवार एनडीए में शामिल हुए हैं, उनको अब उनके कद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि इतनी बार डिप्टी सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, सीएम अब तक नहीं बन पाए हैं जो अब बनेंगे। उन्होंने कुछ बातें और कही है कि हम 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 13 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जो एनसीपी दोहरे अंक में लोकसभा चुनाव में नहीं पहुंच पाई है, वो अब पहुंचने वाली है। हम इसको साकार करके दिखाएंगे और सीएम भी बनकर दिखाएंगे कि कैसे शरद पवार ने इतने सालों तक, जब कांग्रेस से ज्यादा सीटें भी एनसीपी को आई है, तो भी उन्होंने हमें सीएम बनने नहीं दिया। लेकिन इस बीच जो बात चल रही है उसमें अमित शाह का एक बड़ा फार्मूला है और उन्होंने पूरा फार्मूला 29 जून के बाद से ही बनाना शुरू कर दिया था, जब अजीत पवार, अमित शाह, फडणवीस और शिंदे की बैठक हुई थी और इन लोगों ने तय किया था कि आगे एनडीए का कुनबा कैसे बढ़ना चाहिए, क्या आने वाला समय में सीट शेयरिंग का फार्मूला हो सकता है, डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर क्या विचार हैं और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और उसके साथ ही यह भी कहा गया कि अजीत पवार इस बीच जिस तरीके से पार्टी के सारे विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर आए हैं, इसका मतलब है कि एक मौका इनको और देना चाहिए। और इसलिए शाह ने वो फार्मूला बनाया महाराष्ट्र के लिए। इस फार्मूले में सबसे पहले बात होगी लोकसभा चुनाव की, क्योंकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लोकसभा चुनाव की ज्यादा चिंता है, उसी के लिए रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा चुनाव, राज्य में सरकार, ये अगली प्रायोरिटी होगी। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि लोकसभा में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये सोच रहे हैं कि 2024 के बाद 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय यह तय किया जाएगा कि एक और कार्यकाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखें या फिर उसके बीच में ही संन्यास ले लें। इसलिए इस बार एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी है और इसके लिए महाराष्ट्र में भी यही फार्मूला लाया गया है। महाराष्ट्र में जो अभी एनसीपी के नए नेता अजीत पवार जो बता रहे हैं कि लोकसभा की 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी एक फार्मूला अमित शाह ने ही दिया है और यह कहा गया है कि आप अभी ये बताओ और उसके बाद जो नेगोशिएशन होगा, क्योंकि अभी जो बात है वो आपकी पार्टी के अंदर की है, सीट शेयरिंग पर पूरी तरीके से बात सामने नहीं आई है। एक दूसरा पक्ष एकनाथ शिंदे का भी है, उनकी पार्टी के कुछ नेता भी कंफ्यूज्ड हैं कि आगे चुनाव जो होंगे उसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या हो सकता है। लेकिन अमित शाह के इस फार्मूले में साफ तौर पर दोनों को ही कह दिया गया है, यानी अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को, कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप लोग पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए। हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है महाराष्ट्र की, क्योंकि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ऐसी तैयारी कर रही है जिसमें शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के बाद से ही हम सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और 48 सीटों में से पिछले बार जो फार्मूला था सीट शेयरिंग का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना को 23 सीटें दी गई थी, उसमें 18 पर जीत दर्ज शिवसेना ने किया था। यानी 25 और 23 का फार्मूला जो था वो अब नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए और इसके लिए जो फार्मूला दिया गया है वो इसी तरीके का है कि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी होगा, यानी 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जो पिछली बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बाकी के बचे हुए 18 सीटों में एक नया फार्मूला लाया गया है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को 3 सीटें ऐसी दी जाएगी जिसमें वो अपना कैंडिडेट तो देंगे लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी का होगा और उसी तरीके से 2 सीटें जो है वो अजीत पवार को दिया जाएगा, लेकिन उसमें कैंडिडेट उनके होंगे और सिंबल भारतीय जनता पार्टी का होगा, यानी कि इनडायरेक्ट 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव, जिसमें सिंबल तो इनके पास होगा लेकिन कैंडिडेट यानी कि जो नेता होंगे वो एनसीपी के होंगे और एकनाथ शिंदे के गुट के शिवसेना के होंगे। यानी टोटल 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, जिस पर सहमति बन भी चुकी है और यही बात हुई कि 18 सीटें जो बची हुई है उसमें से आप लोग ये तय करेंगे, जिसमें जो 13 सीटों की बात ये अजीत पवार कर रहे हैं वो उसी फार्मूले के तहत कर रहे हैं कि 8 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी एनसीपी ने चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत कितनी होती है वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 4 सीटें 3 सीटों पर जीत हो पाती है। पिछली बार भी 4 सीटों पर एनसीपी की जीत हुई थी और इस बार इसीलिए 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की दिया जाएगा और 2 सीटें जो होगी वो उनके नेता होंगे, भाजपा का सिंबल होगा। इसी तरीके से जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे का, उसे भी 3 नेता दिया जाएगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े और 10 सीटें दी जाएगी जिस पर वो अपना नेता अपना सिंबल लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो 18 सीटों पर शिवसेना की जीत हुई थी उसमें से 13 ऐसे नेता हैं जो कि सांसद हैं और एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जबकि 5 अभी भी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला तैयार हुआ है ये लोकसभा के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो 23 सीटें मिली थी महाराष्ट्र के अंदर उसे बढ़ाकर 30 से 32 तक करने की कोशिश में रह रही है, क्योंकि 35 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लड़ेगी उसमें से जीत का परसेंटेज अगर पिछले बार की तरह होता है तो 30-32 सीटों पर जीत हो जाएगी। अगर यह गठबंधन बेहतरीन साबित होता है और परफॉर्मेंस उस तरह का होता है तो 35 की 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि
लोकसभा के बाद एक और फार्मूला विधानसभा के लिए भी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने की तरफ से कहा गया है, अमित शाह ने जो विधानसभा चुनाव के लिए कहा है उसमें कहा गया है यह बात कि विधानसभा में हम पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती रही जब भी शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ। लेकिन इस बार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि विधानसभा में चूंकि आप दोनों क्षेत्रीय पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टी है, आपको सामंजस्य बिठाने का मौका दिया जाएगा और हम जो पहले जितनी सीटों पर लड़ रहे थे उससे कम सीटों पर लड़ेंगे, यानी 140 विधानसभा के सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जो 50% से भी कम है 288 सदस्यीय विधानसभा में। दूसरी तरफ 74 सीटें आप दोनों को दी जाएगी। लेकिन एक और बात है, क्योंकि सिर्फ 74 सीटों का फार्मूला नहीं है, ये जो गठबंधन है इसे हमें लंबा चलाना है और लंबा गठबंधन चलाने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य और विश्वास होना चाहिए। और इसलिए अभी जो शिवसेना का विभाजन हुआ, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया, तो उस समय भी ये चैलेंज था, क्योंकि सब लोग यही कह रहे थे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो उसे ही सीएम का पद लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को मना लिया और सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया गया, जबकि उनके पास केवल 40 विधायक अपनी पार्टी के और कुछ निर्दलीय थे। यानी कि जब पिछली बार इतना त्याग किया जा सकता है तो आप दोनों को विश्वास करना पड़ेगा हम लोगों के ऊपर कि आगे भी हम जो फार्मूला दे रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे और इसमें 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो चुनाव होंगे ये लोकसभा और विधानसभा को एक ही साथ चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में जो प्रपोज्ड है, सितंबर अक्टूबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा, अगर अप्रैल मई में चुनाव होता है लोकसभा का, तो हम 3-4 महीना पहले ही चुनाव करवा लेंगे और फिर उसके बाद रोटेशन पर सीएम का पद दिया जाएगा। यानी जो अजीत पवार कह रहे हैं कि अब हम महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, वो उनका अगला नंबर है। चुनाव तक ये संभव नहीं है। अभी तो एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे और डिप्टी सीएम अजीत पवार रहेंगे। दो मराठा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है, जबकि दूसरे चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के हैं जो समीकरण बदलने की पूरी तैयारी में हैं। और इसलिए अजीत पवार का जो नंबर आएगा अगले विधानसभा चुनाव के बाद आएगा और उस समय एकनाथ शिंदे को कहा गया है कि आपने इतने दिनों तक सीएम का पद लिया, अब इसके बाद जो अगली बार हमारी जीत होगी हम फिर भी सीएम के पद की बात नहीं करेंगे, उस समय अजीत पवार को सीएम बनाया जाएगा, आप डिप्टी सीएम का पोस्ट रख सकते हैं और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी भी उस समय डिप्टी सीएम ही बनाएगी। उसके बाद जो रोटेशन होगा उसमें तय करेंगे कि 2.5-3 साल के बाद हमें सीएम का पद चाहिए या फिर आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि विधानसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सीएम के पद के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वहां पर एक वैचारिक तरीके से, विकासात्मक तरीके से काम होता रहे और लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से मैक्सिमम सीटें हमारे पास होनी चाहिए। यह पूरा का पूरा शाह का फार्मूला महाराष्ट्र में चल रहा है और इसी के ऊपर अलग अलग बैठकों का दौर भी चल रहा है और देवेंद्र फडणवीस अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक भी मुंबई में कर रहे हैं। सबको यह समझाया जा रहा है कि पेशेंस राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए तो फिर आपका कैरियर कहीं भी रुक सकता है। देवेंद्र फडणवीस वो अपना उदाहरण भी इसके लिए रखे हैं कि देखो हमने महाराष्ट्र के सीएम का पद लिया, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार कहा कि आपको सीएम नहीं बल्कि डिप्टी सीएम बनना है, तो हमने बहुत ज्यादा परेशानी अनुभव नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि शीर्ष नेतृत्व पार्टी के पक्ष में ही, पार्टी के अनुकूल ही फैसला लेते हैं। और इसके पीछे का कारण जो है वो यही है कि महाराष्ट्र में इन जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस अभी इस आधार पर खुश है थोड़ा कि एनसीपी टूट गई,
शिवसेना टूट गई तो उसका नंबर आने वाला है इन तीनों ही पार्टियों के अस्तित्व को खत्म करना है। शरद पवार के साथ ही उद्धव ठाकरे का और कांग्रेस का, इन तीनों को इस आधार पर ले आना है कि अब आगे ये महाराष्ट्र की राजनीति में उभरने में कम से कम 15-20 साल लगे। इसीलिए ये पूरा का पूरा फार्मूला है जो लगभग मान लिया गया है, और लोकसभा, विधानसभा, सीएम रोटेशन, ये सारे मामले जो अभी चल रहे हैं वो कुछ दिन के अंदर इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।